हम लोगों ने रैंडम वॉक प्रॉब्लम शुरू किया था कि इसमें जो है एक रैंडम मोशन हो रहा है, एक व्यक्ति जो है रैंडमली चल रहा है, वो एक पोजीशन से स्टार्ट होता है, उसका जो स्टेप्स है दे आर नॉट फिक्स्ड, वो कभी राइट को जा रहा है कभी लेफ्ट को जा रहा है, और टोटल जो है वो n स्टेप्स लेता है। तो बेसिकली हमको यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है, ये पता करना है कि आफ्टर ए सर्टेन टाइम उसका जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन x इक्वल टू ml हो, ये डिस्प्लेसमेंट है किसी एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसमें वो n1 स्टेप्स राइट की ओर लेता है, n2 स्टेप्स लेफ्ट की ओर लेता है, n1 स्टेप्स लेने की प्रोबेबिलिटी p है, n2 लेने की प्रोबेबिलिटी q है। तो इन दिस लिमिट अगर हम लोग ये निकालना चाहे तो यहाँ पे जो है वी डोंट नो एग्जैक्टली वो कब कौन सा स्टेप लेगा, कितने स्टेप्स किधर लेगा। जब इस तरह का लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, हमें प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ती है। हम लोग यहाँ पर एक रिजल्ट तक पहुंचे थे तुम्हारे पिछले लेक्चर में कि हमारा ये जो प्रोबेबिलिटी है कि वो n1 स्टेप्स ले राइट की ओर आउट ऑफ ए टोटल ऑफ n स्टेप्स, तो ये जो है n फैक्टोरियल बाई n1 फैक्टोरियल बाई इंटू n2 फैक्टोरियल p टू द पावर n1 q टू द पावर n2 है। p और q जो है n1 स्टेप्स राइट और n2 स्टेप्स लेफ्ट लेने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। तो ये हमारे पास सिचुएशन था। अब यहाँ पे जो है हम लोगों ने पिछले क्लास में ये भी देखा जो है ये एक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। डायग्राम भी हम लोग देखे थे कि ये जो है एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। बाइनोमियल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है इट इज सिमिलर टू द एक्सप्रेशन दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे एक सिचुएशन ये है कि अगर हमारा जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स है कैपिटल N, मैंने यहाँ पे कहने का रिजल्ट है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो अगर बहुत ज्यादा हो, 1000 हो, 2000 हो, 10,000 हो, then what will this probability look like or how this probability can be defined। जो हम लोगों ने ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यहाँ पे निकाला है, ये किस प्रकार का दिखेगा, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग एंसेम्बल थ्योरी और जो रिलेट करेंगे चीजों को थर्मोडायनामिक्स में, उसमें इसका यूज है। दिस इज द सिचुएशन where the total number of steps or the total number of outcomes, total number of steps or the total number of outcomes जो है हमारे पास जो है ये बहुत लार्ज है। तो इस लिमिट में क्या होगा, what will happen in this limit of outcomes is very large, then the question arises what will be the form of the probability distribution। ये जो probability distribution है उसका फॉर्म कैसा होगा, कैसे वो हैरी करेगा, फॉर्म ऑफ द probability distribution। यहाँ पे हम लोग probability निकाल रहे हैं कि जो है वो n1 स्टेप्स लेता है और कुछ डिस्प्लेस होता है आउट ऑफ टोटल अवेलेबल कैपिटल N स्टेप्स। तो ये हमको जो है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म हमें देखना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारा जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है माने जो कैपिटल N है, अगर ये बहुत लार्ज है तो सबसे पहला रिजल्ट जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था वो डायग्राम हम फिर से यहाँ पे दे देते हैं। हम लोगों ने कुछ एक इस प्रकार का रिजल्ट देखा था। in the limit of the
large n or large number of possible outcomes we have, हमारे पास जो है एक इस प्रकार का रिजल्ट आया था, इस प्रकार का नहीं, एक सेकेंड, हम लोगों के पास जो रिजल्ट आया था, एक सेकेंड, इस डायग्राम को हमें चेंज करने दो। ये रिजल्ट कुछ हमको डायग्रामेटिकली इस प्रकार का मिला था। ठीक है, ये डायग्राम हम लोग पिछली क्लास में देखे थे, बताए थे ना इसके बारे में। यस सर। तो ये जो है हमारा एक हमको मिला था एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें खास बात क्या है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस? स्पेशल अबाउट दिस ये है इसमें कि जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं, पहले समझ लो फिर हम लिखेंगे, जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं, इन दैट लिमिट ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है WN1 हम N2 भी निकाल सकते हैं। इसमें एक टेंडेंसी होती है, इसकी एक खास बात होती है कि इट हैज ए मैक्सिमम और यू कैन से इट हैज ए पीक एट सम वैल्यू ऑफ n। यहाँ पे जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू स्मॉल n1 के पर्टिकुलर वैल्यू के आसपास इसका एक मैक्सिमम होता है या पीक होता है। ये पीक क्या बताता है? ये पीक बताता है कि n1 जो है, n1 राइट में या n2 की ही बात करें लेफ्ट में स्टेप्स लेने का, जो ये है मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि किसी एक डायरेक्शन में इतने स्टेप्स लेगा तो उसका एक डिस्प्लेसमेंट होगा। The interesting situation of the probability distribution at the limit of large n is that at a particular value, this probability distribution shows a maximum value। ये जो है एक मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे शो करता है, एक मैक्सिमम पीक जो है यहाँ पर शो करता है। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या है? लेट अस सी दिस। ये जो वैल्यू है जहां पर तुमको इस ग्राफ में भी एक मैक्सिमम पैटर्न दिख रहा है, एक मैक्सिमम वैल्यू उसके आसपास दिख रहा है, ये क्या है? ये जो वैल्यू है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली सम वैल्यू ऑफ n1 बट इट इज अ वैल्यू n1 माइनस एवरेज ऑफ n1। ठीक है, एवरेज ऑफ n1, द maximum or the peak occurs at n1 minus n1 bar। ये जो n1 बार है, जो ऊपर बार लगा हुआ है, is the average value। ये जो है इस रीजन में, ध्यान देना कोई पॉइंट फिक्स नहीं है, इस रीजन में जो है ये एक मैक्सिमम शो करता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम इस n1 बार से दूर हटते जाएंगे, ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये काफी तेजी से, ध्यान देना, काफी तेजी से रैपिडली ये डिक्रीज होता है। माने ये कहने का सेंस ये है कि ये x इक्वल टू ml एक पर्टिकुलर जो डिस्प्लेसमेंट करेगा फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन
तो इसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो डिस्प्लेसमेंट करे आफ्टर टेकिंग n1 steps out of total n steps is the value of n which is close to the average value, which is close to the mean value. इससे जैसे ही हम दूर हटेंगे, this probability distribution decreases rapidly. The probability distribution decreases rapidly as we move away from the n1 bar. हम यहाँ पे सिंपल n1 बार लिख रहे हैं क्योंकि अभी इंसर्ट करने जाएंगे साइन तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। समझ में आया यहाँ तक? तो ये हमारे पास सिचुएशन है, ठीक है। जैसे जैसे हम इससे दूर होते जाएंगे, ये प्रोबेबिलिटी वहां पर मैंने इस एवरेज वैल्यू से दूर ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो जो है एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट करे आफ्टर टेकिंग n1 स्टेप्स, ठीक। तो इसी फिजिकल रिजल्ट से, इसी रिजल्ट से जो है हम लोग ये देखना चाहते हैं कि WN1, what will be the form of WN1 when n is sufficiently large। ये लार्ज होने का क्या मतलब है वो भी हम अभी बताएंगे कि किसको हम लार्ज कह रहे हैं, किसको हम स्मॉल कह रहे हैं। With this physical information, we now want to see the expression for WN1 जो कि probability distribution है when n is very large, when n is very large। तो यहाँ पे हम इसी को देखना चाहते हैं। तो ये n1 लार्ज, n लार्ज होने का मतलब क्या है? तो अगर यहाँ पे हमारा n लार्ज है और हम जो है यहाँ पर वी आर कंसिडरिंग द रीजन दैट इज नियर टू द मैक्सिमम ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पर इसका मैक्सिमम है, उसके आसपास के रीजन को यदि हम देख रहे हैं, इन दिस रीजन हो क्या रहा है, इन दिस रीजन n1 जो है माने राइट में स्टेप्स लेने की, जो राइट में जो नंबर ऑफ स्टेप्स लिए गए हैं दैट इज ऑल्सो वेरी लार्ज। लार्ज होने का मतलब यहाँ पे ये है कि n1 अगर बाई 1 यूनिट चेंज हो, माने n1 जो है मान लो 50 है, उसमें एक बढ़े या एक घटे, दैट डिफरेंस इज वेरी लेस एज कंपेयर टू WN1। हम लिख रहे हैं, समझाएंगे। In case n is very large, माने n माने फिर से समझ लो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, then n1 is also large and the term large means that if n1 changes by 1 unit or unity, then the probability distribution undergoes almost no change। उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर n1 जो है एक बढ़ जाए या घट जाए, ठीक है। कहने का सेंस ये है कि अगर हम WN+1 को देखें, माने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट n+1 और प्रोबेबिलिटी n1+1 सॉरी, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर n1, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज क्वाइट लेस व्हेन कंपेयर्ड टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन WN1। तो इसको जो है दिस कैन बी रिटन एज, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे WN1+1 is the probability distribution
probability distribution for n1 plus 1 when n1 changes by unity। n1 यदि यूनिटी से चेंज होता है तो उस समय का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और जब n1 ही था उस समय का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों का जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज मच लेस देन WN। दिस इज द मीनिंग ऑफ लार्ज। समझ में आया? तो यहाँ पे जो है छोटे मोटे हम लोग मैथमेटिकल टूल्स का यूज करेंगे, बहुत कठिन कुछ नहीं है, बस चीजों को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो W है, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इन दिस केस it can be considered as a function that is continuously varying with n1, not discretely। ठीक, तो हम लोग जो है यहाँ पे n1 के इंटीग्रल वैल्यूज ही ले रहे हैं भाई। n1 नंबर ऑफ स्टेप्स है राइट के डायरेक्शन में। अब कोई राइट के डायरेक्शन या लेफ्ट के डायरेक्शन में चलेगा, आधा तो चलेगा नहीं, वो जो है पूरा एक स्टेप लेगा या 2 स्टेप लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रल वैल्यूज को जो है कंसीडर कर रहे हैं। इन दिस लिमिट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन W is said to be a continuous variable which varies continuously with n1। तुम लोग पार्ट 2 में जो लोग भी मॉडर्न फिजिक्स पढ़े हो, किसी के भी क्लास में, हमारे या सर के क्लास में, किसी के भी क्लास में, उसमें जब तुम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ते हो, उसमें एक आता है कंटिन्यूअम। सुना है, पढ़ा है उसके बारे में? इसको पूछने का एक कारण है मेरा। हेलो, कंटिन्यूअम सुना है? कंटिन्यूअम, अच्छा चलो जाने दो। नहीं, सुना ही नहीं? अद्भुत। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का भी तुम लोगों का पेपर है ना? लो, एनर्जी बैंड पढ़े हो? एनर्जी बैंड पार्ट 1 में पढ़ाया गया। अब तुम लोगों के समय में पार्ट 1 ऑफलाइन चलता था, हमको याद है। तो ये बताओ, एनर्जी बैंड मैंने समझते हो? यस। क्या होता है? एनर्जी बैंड या कंटिन्यूअम जो हम बात कर रहे हैं, इसको बोल, ये जो है इट इज ए रीजन ऑफ वेरी क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स। वो एनर्जी लेवल्स इतने क्लोजली स्पेस्ड होते हैं कि उनके बीच का गैप जो है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो एनर्जी लेवल्स का ग्रुप है वो एक कंटिन्यूअम की तरह दिखता है। अलग अलग तुमको लाइंस नहीं दिखती, या अलग अलग तुम उनको नहीं दिखा सकते, वो एक ही बैंड जैसा, एक क्लोजली स्पेस्ड ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स या लेवल्स होता है। जब तुम लोग बोर मॉडल पढ़ते हो, वहां पे पढ़ते हो क्वांटम नंबर्स होते हैं, n1 होता है, n2 होता है, n3 होता है, पढ़ते हो। ये तो याद है कि नहीं? इतना तो जानते हो। लो, जब हम बहुत हायर क्वांटम नंबर्स में जाते हैं, जैसे यहाँ पे क्वांटम नंबर नहीं है, यहाँ पे हम जब लार्ज n की ओर जा रहे हैं, तो ये जो लेवल्स होते हैं, तब तुम उसको अलग अलग नहीं देख पाते n1 n2 करके, सब एक ही साथ जो है जमे हुए दिखते, उसी को कंटिन्यूअम बोलते। तो यहाँ पे अगर हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज्यादा है, तो ये जो है WN1 जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कंटिन्यूअसली वेरी करता है, डिस्क्रीटली नहीं। हाउएवर
we consider only the integral values of n1 n1 हो या n2 हो, हम उसका इंटीग्रल वैल्यू लेंगे। तो ये मतलब होता है लार्ज का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, जो लोकेशन है हमारा वेयर n1 इज इक्वल टू द एवरेज, वहां पे हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम हो रहा, ठीक। तो ये जो मैक्सिमम कंडीशन है हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, और उसका टेक्निक भी तुम्हें पता है, तुम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़े हो। मैक्सिमम जो है, मैक्सिमा या मिनिमा कैसे निकालते हैं? कोई एक फंक्शन है, उसका मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो का होता है उसका, और सेकेंड डेरिवेटिव जो है या पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमको इसी चीज को एक्सप्लॉइट करना, इसी चीज को यहाँ पे हमको यूज करना, पहले समझ लो। अब ये जो लोकेशन है या ये जो पॉइंट है जहां पर n1 n एवरेज के बराबर है, वहां पे W जो है एक पीक दिखा रहा, ये डायग्रामेटिकली हम लोग देख रहे हैं। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि द वेरिएशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन W with n1 is 0 where the peak is located, at the point where the peak is located. At the point where we have n1 equal to n average, the probability distribution shows a peak or maximum, so we can say yeah, we can conclude that the variation of W at n1 equal to n is zero, यहाँ पे जो है, क्योंकि ये मैक्सिमम ले रहा है, तो हम जो है इसका अगर डेरिवेटिव निकाले, पहला डेरिवेटिव, तो ये 0 आए, ठीक। डू यू एग्री? अरे होगा कि नहीं, बोलो भाई। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, यही रिजल्ट जो है तुमको आगे यूज होगा। कैसे लिख सकते हैं? तुम लोग लोगरिथम पढ़े हो? लोगरिथम पढ़े ही होगे, लोगरिथम कौन नहीं पढ़ता? एक ln होता है, एक लॉग होता है। कहाँ यूज करते हैं उसको? कहाँ यूज करते हैं? अच्छा ये बताओ, तुम लोग एरर एनालिसिस उसमें लोगरिथम लेके करते हो ना? लोगरिथम लेके क्यों करते हो? क्या कारण क्या है? तुमसे मान लो अगर कोई पूछे, तुम्हारा 3rd ईयर है, इसके बाद बाहर जाओगे कहीं, इंटरव्यू में कोई पूछ लिया, ये सब बेसिक चीजें पूछ सकते हैं कि भैया उसमें लोगरिथम क्यों लेते हो, क्या कारण है लोगरिथम लेने का? कोई कारण होना चाहिए ना। हाँ? अच्छा चलो, ये जो कंडीशन है हम बता रहे हैं, रुक जाओ। ये जो कंडीशन है dw by dn1 बराबर 0, in the case of large capital N, this can be written in the logarithmic form also. इसको हम logarithmic form में भी लिख सकते हैं। This condition can be also expressed as, इस कंडीशन में भी हम लिख सकते हैं। तुम्हारा मैथमेटिक्स का ज्ञान क्या बताता है?
अरे बोलो भाई, क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? देखो किताब में लिखा हुआ इक्वेशन तुमको हर बुक में मिल जाएगा, ऐसा कोई बुक नहीं है जिसमें ये सब इक्वेशन नहीं है। बेसिक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से किसी भी बुक में मिल जाएगा। हम तुमको ये भी बता देते हैं, ये जो है इसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से रीफ की किताब में दिया हुआ है। अगर तुम्हारे पास बुक नहीं है, हम उसका कुछ सेक्शन जो है रिक्वायर्ड सेक्शन तुमको भेज देंगे। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्या दोनों कंडीशन सेम सिचुएशन को बता रहे हैं? नहीं बोलेगा, चलो हम ही बोलते हैं, छोड़ो। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बेसिकली समझो चीजों को, हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जो क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट है वो ये है कि W में क्या चेंज होगा एट द लिमिट ऑफ लार्ज N, और जब हम जो है इस W को देखेंगे when we are investigating, when we are studying the region where W is showing the maximum, वो जो मैक्सिमम और उसके आसपास क्या सिचुएशन है, इसको हम देखना चाहते हैं। यहाँ पे इसको लोगरिथमिक फॉर्म में भी लिखा गया है। लोगरिथमिक फॉर्म अगर तुमसे कोई पूछे, सबसे पहला स्कूल का जवाब दे दोगे कि भैया जब पावर होता है लोगरिथमिक फॉर्म लेते हैं कि नहीं, ये बता दो हाँ कि ना। लोगरिथमिक में जो है पावर में, पावर जब हम लोग लेके काम करते हैं लोगरिथम लेते हैं कि नहीं? हेलो, लेते हैं। पावर का मतलब क्या होता है? 2⁻³ का मतलब क्या होता है? देखो हम चीजों को रिलेट करके बता रहे कहां से यहाँ पे आया ये। 2⁻³ का मतलब क्या होता है? 3 बार मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया। जो तुम ये वाला एक्सप्रेशन पढ़ रहे हो, इसके पहले वाले नोट्स में देखना, उसमें जो है N1 P⁻N1 है कि नहीं? यहाँ पे बेसिकली मतलब है P⁻N1। इसका बेसिकली मतलब है ये N1 डायरेक्शन में जो भी प्रोबेबिलिटी है, ये उतनी बार मल्टीप्लाई या उतनी बार ये रिपीट हो रहा है जितना N1 स्टेप्स वो ले रहा है। फिजिकल मतलब ये। और इसी पावर की वजह से यहाँ पे हम, पहला कारण तो ये है कि इसी पावर की वजह से हम जो है लोगरिथमिक यूज करते हैं। एक दूसरा कारण भी है जो तुमको हमने एरर एनालिसिस में पूछा था, अभी हम लोग आएंगे उस पे। ये तो स्कूल लेवल का डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे हमारा जो पर्पस है, हम जो यहाँ पे कर रहे हैं, द क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट is the variation of W in the region near N equal to N bar, N1 equal to N बार। हम बार अलग से लिख रहे हैं, तुम लोग इसको बार समझ लेना। इन द रीजन, तो यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि उसके आसपास किस प्रकार का वेरिएशन होगा। ठीक है, अगर ये n थोड़ा सा चेंज होता है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चेंज आए, ठीक, ये हम लोग देखना चाहते हैं। इन अदर वर्ड्स, वी वांट टू सी हाउ W चेंजेस if we move slightly away from the value of N1 where there is a peak in W। जहां पर W पीक दिखा रहा है, उससे थोड़ा सा अगर हम इधर उधर हटे, N1 में यदि चेंज हो तो W में क्या चेंज होगा, ये हमें देखना है। ठीक, समझ में आया यहां तक? इस तरह के वेरिएशन को देखने के लिए भी हमारे पास जो है एक मैथमेटिकल टूल होता है। बता सकते हो कौन सा होता है?
ये टेलर सीरीज का नाम सुना है? टेलर सीरीज एक्सपेंशन करते हैं। ये टेलर सीरीज क्या बताता है? टेलर सीरीज का यूज बहुत जगह होता है फिजिक्स में। तुम लोग आगे जाके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ोगे, उसमें भी जो है टेलर एक्सपेंशन करते हैं। क्या यूज होता है टेलर सीरीज का? एक्सपेंशन करते हो ना, एक्सपैंड करते हैं किसी चीज को। एक्सपेंशन से तुम क्या समझते क्या? अब एक्सपेंशन का मतलब ये मत बोल देना उसको बढ़ाना या फैलाना। कई बार बोल देते हैं लड़के, एमएससी लेवल तक के लड़के बोल देते एक्सपेंशन मैंने क्या पूछ रहे, एक्सपेंशन मैंने होता फैलाना, बड़ा कर देना। क्या करते हो बड़ा करके? हैं? हाँ, तुम्हारे कहने का सेंस हम समझ रहे हैं कि हमारा जो वेरिएबल है उसमें अगर थोड़ा सा चेंज होता है तो उसमें हमारा जो टोटल फंक्शन है वो कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, बेसिकली हम लोग यही काम करते हैं। टू स्टडी दिस वेरिएशन, टू स्टडी दिस वेरिएशन we use the tool of टेलर एक्सपेंशन। टेलर एक्सपेंशन हम लोग यूज करते हैं। टेलर एक्सपेंशन में क्या होता है पहले समझ लो। तो टेलर एक्सपेंशन जो हम लोग करते हैं वो कहाँ पे करते हैं? ये जो एवरेज वैल्यू है जिसके आसपास तुम्हारा चेंज हो रहा है, या जिसके आसपास सॉरी पीक दिख रहा है, वहां पर हम टेलर एक्सपेंशन करते हैं। we do the expansion we do the expansion in the region where n1 is equal to n1 bar plus ईटा। उसके बाद जो है वो जो लिखा हुआ है वो ईटा लिखा हुआ है। हमारा हैंड रिटन नोट जो है उसका पीडीएफ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। वो ईटा है। ईटा जो है दैट इज द स्मॉल चेंज। ठीक है, ये जो है स्मॉल चेंज है, माने n1 बार से अगर हम थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो, हमारा w कैसे चेंज होगा ये हमें देखना है। अब जो है तुमको जो चीज हम बताने वाले थे, यहां पर हम एक्सपैंड करेंगे। जो एक्सपेंशन होगा it is in the form of ln w या logarithmic w rather than w। ये जो ln करते हैं हम लोग, इसका कारण ये है ln w जब हम logarithmic लेकर के करते हैं, this becomes a slowly varying function of n1, क्योंकि यहाँ w n1 पे डिपेंड कर रहा है। and it is a slowly varying function of n1 than w alone। तो जब स्लोली वेरिएशन होगा तब हम अच्छी से समझ पाएंगे कि भाई चेंज कैसे हो रहा है। अगर कोई वेरिएशन बहुत फास्ट होता है, यू कैन नॉट गेट ए कंक्लूसिव रिजल्ट कि हम उसको कैसे समझे। अचानक से जीरो हो गया, ये अचानक से जीरो हुआ, जो वैल्यू नॉन जीरो से जीरो हुआ उसके बीच क्या था, इट इज नॉट विजिबल it is not visible if the function is changing very fast। जिसके कारण से हम लोग ln लेकर के चलते। तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में भी यही काम करते, तुम लोग एरर एनालिसिस करते हो, उसमें जो है ln लेते हो, ln लेकर के log लेकर के डिफरेंशिएट करते हो। इसका पहला कारण यही है, you want to see how your result varies with the dependent functions, dependent quantities, sorry function नहीं quantities। हम ये देखना चाहते हैं कि वो धीरे धीरे कैसे वैरी करता है, और वहीं पे हम लोग जो है लीस्ट काउंट एरर वगैरह लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है we use the ln w because this is a more slowly varying function, या because इसको ऐसे लिखते ln w shows या varies
slower, very slowly with N1 as compared to W alone. The slow variation enables us to see the exact nature of वेरिएशन। ये जो वेरिएशन का नेचर कैसा है, कैसे वेरिएशन हो रहा है, इसको समझने के लिए हमको जो है उसको स्लोली वेरी करके देखना होगा। तुम कोई इमेज देख रहे हो या तुम कोई मूवी देख रहे हो और वो जो है एकदम तड़ातड़ भागता रहे, मच फास्टर देन योर रिस्पॉन्स टाइम, उसको समझ पाओगे तुम? नहीं समझ पाएंगे। तो उसमें जो है एक पर्टिकुलर स्पीड से उसको चलना होता है, सो दैट वी कैन रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ जो है एक एक घटना एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता जाता है, तो समझ नहीं पाता आदमी कि हो क्या रहा है। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में दिस इज द कंडीशन। तो ये जो पावर सीरीज एक्सपेंशन है फॉर LNW, इसमें एक खास चीज होती है, ये भी तुम लोग पढ़ते हो BSc में। दैट इज ए काइंड ऑफ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस माने समझते हो? कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पढ़ा? द LNW कन्वर्जेंस, और कन्वर्जेंस का क्या मतलब होता है? एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जाकर के जो है रुक जाएगा, या हाँ जैसे तुमने कहा भी वर्ड यूज किया रुक जाएगा, माने उसका वेरिएशन रुक जाएगा। अभी हम लोग देखे डी ओमेगा या डी LN ओमेगा बाई डी N1 इक्वल टू 0, वेरिएशन रुक जाए। ठीक है, वेरिएशन रुक जाएगा माने कन्वर्ज होगा, माने वहां पे जाकर के जो है दैट विल स्टॉप इंक्रीजिंग। तो ये हमारा कंडीशन है। तो अगर हम ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन करते हैं, तुम लोगों को टेलर सीरीज एक्सपेंशन कई सारे एग्जांपल्स हैं इसके, कई सारे सिचुएशंस में हम लोगों को करना होता है। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन में क्या करते हैं, जो हमारा फंक्शन है इसको हम एक्सपैंड करते हैं और हमको कुछ टर्म्स मिलते हैं। ये जो टर्म्स है एक्सपेंशन के, ये हमको एक पर्टिकुलर फिजिकल सिचुएशन को बताते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे, पहले समझ लो। तो यहाँ पे जो है हम LNW को टेलर सीरीज में एक्सपेंशन कर रहे हैं। कहां पर एक्सपेंशन कर रहे हैं? तो हमारा जो रीजन है इट इज N1 प्लस ईटा। ईटा जो है वो स्मॉल वेरिएशन। ठीक है, तो अब जो है द टेलर सीरीज एक्सपेंशन, द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन LNW इज, तो इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आएगा। टेलर सीरीज एक्सपेंशन किए हो तुम लोग, इसमें जो है एक पहला टर्म है which is free from the changes। हम यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, तुम लोगों को तो हमसे अच्छा ज्ञान होगा मैथमेटिक्स का। इसमें जो पहला टर्म है दैट इज फ्री फ्रॉम ईटा, दूसरा टर्म है वो ईटा है, तीसरे में जो है ईटा स्क्वायर है, फिर हायर पावर्स ऑफ ईटा है। बेसिकली ये कह रहा है कि जब हम एक्सपेंशन करना शुरू करते हैं, माने हम जैसे जैसे उस पर्टिकुलर पॉइंट के थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, हमारे फंक्शन LNW में क्या चेंज हो रहा है। पहला जो टर्म है उसमें ईटा नहीं है, या कह सकते हो ईटा टू द पावर 0 है। ईटा टू द पावर 0 है, मींस दिस फंक्शन, दिस पार्ट LNW N1 bar is independent or it is free from any change occurring in N1 which is N1 bar plus ईटा। ठीक है, तो इसमें पहला टर्म जो है, the first term in the expansion is free from eta
एक मिनट जरा हमें सिंबल डाल लेने दो। एक सेकेंड। कहाँ गया भाई ईटा? चलो इसको हम अभी ऐसे ही लिख देते हैं, ईटा और द वेरिएशन इन n1, वेरिएशन इन n1, और this is the value of the quantity ln w at n1 इक्वल टू n बार। ये जो है n1 इक्वल टू n बार पे वैल्यू को बताता है। दूसरे जो टर्म्स हैं इसमें, जिसमें ईटा का टर्म 1 है, ईटा का पावर 1 है, ईटा का पावर 2 है, 3 है, they describe the situation, the variation of ln w as eta increases or as we move away from the point n1 equal to n bar। ठीक है, समझ में आया यहां तक क्या बता रहा है एक्सपेंशन? हेलो हेलो, eta show the variation in ln w as we move away from the n1 बार इज इक्वल n1 इक्वल टू n1 बार। जहां पर ये पीक दिखा रहा है, उस पीक से जैसे जैसे हम दूर होते जा रहे हैं, वो जो सारा वेरिएशन है वो बता रहा है हायर ऑर्डर्स ऑफ ईटा। समझ में आया यहां तक? हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, ये जो टर्म्स जो कि तुम्हारा B1 B2, ये सारे जो टर्म्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो तुमको आगे यूज होगा। ये टर्म्स क्या होते हैं, कुछ आइडिया है, याद है कुछ? चलो हम बता रहे हैं, फिजिक्स इसका समझो। हम जो है मैथमेटिकल या ये सब चीजें तुमको किसी भी चीज यहाँ पे मिल जाएगा, बुक में मिल जाएगा। द कोफिशियंट्स बी का कहने का मतलब है बी, उसके आगे जितने भी बी है, B1 B2 B3 जो कुछ भी है, द कोफिशियंट्स बी आर इंटरेस्टिंग as they show the derivative of ln w with, ये जो कोफिशिएंट्स हैं दे आर बेसिकली डेरिवेटिव्स ऑफ ln w विथ n1 के साथ कैसे ये वेरी कर रहा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे B1 है तो ये पहला डेरिवेटिव है, B2 है तो दूसरा डेरिवेटिव है। ठीक है, K जो है, K इज द, क्या कहते हैं उसको, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव का ऑर्डर है। K बराबर 1 माने DLN ओमेगा बाई DN1, K बराबर 2 बाई D2 LN ओमेगा बाई DN स्क्वायर। इस तरह के वेरिएशंस को बता रहा है। समझ में आया? ठीक है, ये kth डेरिवेटिव है, और ये डेरिवेटिव हम लोग कहां पे यूज कर रहे हैं, कहां पे चेक कर रहे हैं? एट n1 इक्वल टू n1 बार। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हमारा एक्सपेंशन जो है, दिस एक्सपेंशन is occurring or this expansion is being done at the maximum। तो पहला डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? ये 0 होना चाहिए कि नहीं? Since we are expanding near the maximum, so the first derivative is essentially 0।
दिस इंप्लाइज B1 इक्वल टू 0। ये तो हमको पहला एक रिजल्ट मिला कि B1 जो है ये हमारा 0 होगा, क्योंकि पहला डेरिवेटिव है, मैक्सिमम में वो 0 होता है। अब W जो है बी मैक्सिमम है, तो हमारा जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव की नेगेटिव? सेकेंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो हमारा जो B2 जो कोफिशिएंट है, दिस B2 इज नेगेटिव, और इससे हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा। एंड B2 इज नेगेटिव, क्योंकि हम एक मैक्सिमा के आसपास है। यही नियम है, मैक्सिमा के आसपास जो है पहला 0 होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये हमको दो रिजल्ट्स मिले। नाउ अब जो हमारा WN1 है, इसका अगर हम ln हटा दे और हमारे पास क्या रहा, हमारे पास B1 तो खत्म हो गया, B2 और हायर डेरिवेटिव्स रहे। ठीक है, अब जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ln हटा के जब हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? अरे भाई, ln हटाते हो तो एक्सपोनेंशियल आता है कि नहीं? with these with these conditions we have, तो हमारा W जो है इट इज W मीन, W के ऊपर कुछ एक लगा हुआ है, मैंने वो साइन है एवरेज का, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक के समझ लेते हैं क्या है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या खास बात होती है। कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसका खास बात क्या होता है, उसका इंटरेस्टिंग चीज क्या होता है? और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, हाँ ये भी बात सही है, डेरिवेटिव लेते हैं तो वही फंक्शन आ जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक और खास बात होती है, जो एक्सपोनेंशियली वैरिंग क्वांटिटीज होते हैं ये जल्दी खत्म नहीं होते। रेडियो एक्टिव डिके है तुम्हारा, है कि नहीं? रेडियो एक्टिव डिके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है कि नहीं? फिर से तुम लोग पार्ट 1 में इलेक्ट्रिकल सर्किट में पढ़े होगे, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, उसमें भी जो है एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म आता है। तो एक्सपोनेंशियल कर्व भी तुम देख लो, ये एक्सपोनेंशियल कर्व जो है ये जल्दी माने एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है समाप्त नहीं होते। कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, वो अचानक से जो है एमिशन बंद नहीं कर देगा, तो हम लोग जो है उसका एक हाफ लाइफ निकालते हैं, उसका टाइम कांस्टेंट निकालते हैं कि नहीं? तो अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पहले फिजिक्स वाइज थोड़ा सा समझ ले, जो भी समझ में आए, कि हमारा जो WN1 जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज गेटिंग एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसमें जो है हम N1 पर W की जो वैल्यू है उसको W बार करके हम डिफाइन कर रहे हैं। ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म ले रहा है, मींस इसका क्या मतलब, फिजिकली हम क्या समझे इसको? फिजिकली हमारा सिचुएशन कुछ ऐसा है, हम यहाँ पे डायग्राम के रेफरेंस में तुमको दिखाते हैं। फिजिकली हमारा सिचुएशन ये है कि ये है हमारा N1, ठीक है, और इसके बाद हम जैसे जैसे जा रहे हैं ये डिक्रीज होता जा रहा है। क्या हो गया? ये जो है इसके अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, द अवे फ्रॉम द मैक्सिमम पोजीशन, ये कुछ यूं डिक्रीज होता जा रहा है। अब यहाँ पे टेढ़ा मत होना भाई, ये कुछ ऐसे डिक्रीज होता जा रहा है कि नहीं? माने हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो हम बात कर रहे हैं,
इट सिंपली इसका मतलब ये है, इट इज नॉट फॉलिंग टू जीरो एब्रप्टली व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम N1। N1 से जो है N1 या N1 बार जहां पर पीक दिख रहा है उससे हम जब दूर हट रहे हैं, ये एब्रप्टली जीरो नहीं हो रहा है, इट इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग टू जीरो। दिस इंप्लाइज, ग्रेजुअली नहीं, एक मिनट, दिस इंप्लाइज दैट द probability distribution function decreases rapidly when we move away from the position of peak or maximum of W। ये जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन रैपिडली वेरी करते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ, वायरस ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है कभी कभी। ये तुरंत जीरो नहीं हो रहा, ये डिक्रीज करना शुरू हो रहा, कहीं जाकर के जो है ये जीरो होगा। एक्सपोनेंशियल का यही मतलब है। अगर हम ये जो ईटा है इसके हायर ऑर्डर्स को नेग्लेक्ट कर दे और हम जो है सिर्फ सेकेंड डेरिवेटिव तक रखें, दिस बिकम्स मच सिंपलर। और ये जो है हमको एक सिंपल फॉर्म में मिलता है, एंड द सिंपल फॉर्म इज दिस, neglecting the higher derivatives of eta, we get a simple expression for W। और ये जो सिंपल एक्सप्रेशन है वो कुछ इस प्रकार का है। तो ये जो है हमारे हायर ऑर्डर्स को हमने हटा दिया, दे आर नॉट ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो ये जो है दिस इज व्हाट वी हैव ऑब्टेन। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने यहाँ पर इसका W का एक फॉर्म यहाँ पे देखा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा कि हाउ W इज चेंजिंग विथ N1, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? हेलो हेलो, ये समझ में आया? यहाँ पे हम लोग बेसिकली देखे N1 के साथ W कैसे चेंज हुआ। लेकिन अभी भी एक जो है थोड़ा सा देखना बाकी है, इन द सेंस कि हमारा क्वेश्चन ये था कि लार्ज एन, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कैपिटल एन यदि बहुत लार्ज हो, हाउ एन वैरीज। ये हमको अभी तक नहीं मिला है, मैंने इसका एग्जैक्ट हमको फॉर्म नहीं मिला। ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन shows the variation of W when N1 changes or we move away from the position of P। ये तो हमको पता चल गया, लेकिन कैपिटल एन के साथ जो वेरिएशन है ये हमको अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं चला। इसके लिए क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन जो हम लोग पहले वाला पढ़े थे उसको यहाँ पे लेते हैं और इसको जो है लोगरिथम लेते हैं दोनों साइड में, टू ऑब्जर्व द वेरिएशन। बस थोड़ा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है ये, तुमको बता दे। टू observe the variation of W with capital N, let us take logarithm on both sides of the above expression। इस एक्सप्रेशन के दोनों साइड में जो है हम लोगारिथम लेते हैं, ठीक है। ln W, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पूरा ln W N1 कर रहे हैं तो ln यहाँ भी लेते हैं। ln अगर लेंगे मैंने लोगारिथमिक अगर हम लेंगे तो हमारे पास कुछ एक एक्सप्रेशन आएगा, हम दे रहे हैं, एक सेकेंड, ये हमें इसका दूसरा बनाना पड़ेगा। ln लेने पे कुछ इस प्रकार का एक एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा, एक सेकेंड, हाँ आएगा कि नहीं, हम तुमको नोट्स देते समय इसको अरेंज कर देंगे।
घबराने की बात नहीं। ln लोगे इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन का तो ऐसा आएगा कि नहीं। ठीक है, अब यहां से देख लेते हैं कैपिटल एन के साथ इसका वेरिएशन कैसा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जो हमारा स्मॉल एन है, हम लोगों ने देखा कि अगर कैपिटल एन ज्यादा है तो स्मॉल एन भी बहुत ज्यादा है, और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, माने एन में, स्मॉल एन में या n1 में या n2 में अगर एक छोटा सा भी चेंज हो, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंटली, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो यदि बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या होगा, हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह का होगा कि इन द लिमिट ऑफ व्हेन वी हैव n मच ग्रेटर देन 1, ये कुछ रिजल्ट्स हैं, ये तुमको जो है यूज करने हैं, हम समझा देंगे, ऐसा नहीं। इन द लिमिट n मच ग्रेटर देन 1, मच ग्रेटर देन 1 यदि हमारा लिमिट है, इसमें एक उसका नाम है कंडीशन, हम बताएंगे अभी, पहले इसको देख लेते हैं। तो इन दिस केस अगर हमारा n या कोई भी क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें यूनिटी का चेंज करने पे उस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इन दैट सिचुएशन वी कैन यूज दिस अप्रोक्सीमेशन, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या है ये, फॉर एनी क्वांटिटी which is such that a change by 1 unit is not significant, माने ये 1 से बहुत ज्यादा है, is 1 unit is not significant, we have the result of, या we have the result, हमारे पास रिजल्ट ये है कि अगर हम इसका फैक्टोरियल लेकर के उसका ln का फैक्टोरियल लेते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, द रिजल्ट इज दैट वी गेट ln n प्लस 1, ये उसी के लिए जो है वैलिड है जो कि n से बहुत बड़ा है। इन सिंपल लैंग्वेज, इन और मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, हमारे पास एक रिजल्ट आता है, रिजल्ट ये है कि d ऑफ ln फैक्टोरियल विथ dn, माने ln फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नोटेशन माने n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ऐसा करते हुए जाए, यदि n 1 से बहुत ज्यादा है, मतलब n में अगर 1 का बढ़ाते हैं या घटाते हैं, इट इज नॉट अफेक्टिंग मच, दिस इज आवर रिजल्ट, ये हमको जो है एक रिजल्ट मिलता है। ठीक है, विद दिस रिजल्ट हमको देखना है डेल ln ओमेगा बाई dn1 क्या होता है। इन दिस सिचुएशन वी ऑब्टेन ए कंडीशन, हम यहाँ पे तुमको रिजल्ट अभी बता दे रहे हैं, रिजल्ट हमारा हमको यहाँ पे जो मिलता है, बेसिकली हम लोगों ने वहां पे B2 कोफिशिएंट देखा, B2 क्या है, B2 का एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मालूम, इसका डेरिवेशन हम इसके बाद देंगे। तो विद दिस कंडीशन we have the coefficient B2 as, हमारा B2 जो है ये इस फॉर्म में आता है। अब इस फॉर्म का मतलब क्या है, इट इज 1 बाई n इंटू P इंटू Q, P और Q जो है लेफ्ट और राइट स्टेप्स लेने का प्रोबेबिलिटी है। दिस इज द फॉर्म ऑफ द कोफिशिएंट दैट वी गेट जब हम लोग ये कंडीशन लगाते हैं। इसका डिटेल डेरिवेशन अभी तुरंत तुमको जरूरत नहीं है, हम बाद में दे देंगे, हम बाद में बता देंगे। तो यहाँ पे जब हमको B2 मिल गया, वी कैन राइट द एक्सपेंशन, वो हम एक्सपेंशन लिख सकते हैं, द DLNW जो है हमारा एक्सपोनेंशियल e टू द पावर B2 आया, यहाँ पे पर्पस था B2 को कैलकुलेट करना। इसके जो ये रिजल्ट है, इसमें से कुछ रिजल्ट जो है, कुछ क्या, हाँ, इसमें से ये सब रिजल्ट हम लोगों को अब नेक्स्ट सेक्शन में काम आने वाला है।
जब हम लोग कल के क्लास में ensemble theory पढ़ेंगे and we will start relating this statistical concepts with the thermodynamics concepts. ठीक है,